हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने एक्सीएल पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए। आज हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, जो पॉइंट हमें लेना है इक्वेटर के पास। तो ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल। ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये है हमारा एक्सिस, और सेंटर में से ये जो लाइन पास हो रही है ओपी, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। और ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमने एक पॉइंट पी लिया है। पॉइंट पी के पास हमें निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन। सो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर इक्वेटर के पास हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने वाले हैं, इसको हम tan B पोजीशन ऐसा बोलते हैं। और हमारी जो पहली पोजीशन है उसको हम tan A पोजीशन बोलते हैं। उसका एक और नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये tan B पोजीशन और इक्वेटर, ये तीनों का मीनिंग एक ही हो गया। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको तीनों नाम जो है मालूम होने चाहिए। एक्सीएल पॉइंट के लिए tan A पोजीशन, एक्सीएल पॉइंट, और तीसरा नाम रहता है उसका एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन मीन्स द एक्सीएल पॉइंट, या उसको tan A पोजीशन बोलते हैं। और इक्वेटर के लिए हम बोलते हैं tan B पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा जो एक्सप्रेशन है बहुत सिंपल है। पिछली बार जैसा हमने एन पोल और एस पोल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा था, वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। शुरू में हमें एक जो डेफिनेशन हमें मालूम है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेन इनटू द मैग्नेटिक लेंथ। ये हमने लिख लिया क्योंकि ये वैल्यू हमें बाद में पुटअप करनी है। OS और ON ये दोनों लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि सेंटर से हर एक हमारा जो पोल है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। और वो जो डिस्टेंस है वो हम L से दिखाते हैं। तो टोटल लेंथ S और N में जो रहती है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है 2L। तो 2L हो गई हमारी मैग्नेटिक लेंथ। उसके बाद NP जो है हमारा NP स्क्वायर की वैल्यू और SP स्क्वायर की वैल्यू, ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक NP और ये है SP, दोनों की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स हमारा जो N और S पोल है यहाँ से पॉइंट P इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। उसके बाद हमें थीटा एंगल क्या है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये थीटा एंगल दिखाया है या थीटा एंगल ये दिखाया है। हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस को हमने एक लाइन ड्रॉ की है N पोल से P तक या S पोल से P तक। तो ये जो लाइन है, इसने जो एंगल बनाया है उसको हम थीटा बोलते हैं। उसको बोलेंगे हम एंगल मेड बाय द NP और SP विद द एक्सिस ऑफ द डायपोल। एक्सिस ऑफ द डायपोल से NP और SP ने जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं हम थीटा। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट P के पास N पोल की वजह से कितना तैयार होता है वो हमने पिछली बार भी लिखा था, μ0/4π QM/NP स्क्वायर, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। और हमें मालूम है कि जो N पोल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द N पोल होता है। तो यहाँ पे हमने N पोल की वजह से, ये हमारा N पोल है, पॉइंट P के पास जो इंडक्शन है उसको B1 हमने नाम दे दिया, और उसकी मैग्नीट्यूड है μ0 या μ0/4π QM/NP स्क्वायर। और उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम N पोल रहती है। पिछली बार भी वो अवे फ्रॉम N पोल थी, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम PQ के अलोंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, या ये B1 दिखा रहे हैं। सो द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू N पोल एट पॉइंट P इज अलोंग द लाइन PQ, या उसको B1 वेक्टर से या PQ वेक्टर से हम दिखा सकते हैं, एंड इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। उसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू द S पोल जो है उसकी वैल्यू रहेगी B2 इज इक्वल टू μ0/4π माइनस QM रहेगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ ऑफ द S पोल माइनस QM रहती है, अपॉन SP स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर पॉइंट का टुवर्ड्स द S पोल रहेगी इसकी डायरेक्शन। दैट मीन्स अलोंग PT रहेगी। ये इंडक्शन को हमने B2 से दिखाया है। So B2 is the magnetic induction produced due to the south pole of the magnet at point P, and it will be directed towards the south pole of the magnet, towards the S pole, ऐसी उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे अगर पॉइंट P S पोल और N पोल से इक्वल दूरी पर है, तो दोनों जो B1 और B2 है ये दोनों सेम रहेगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी।
दोनों की सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, क्योंकि एन पी और एस पी ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट पी है वो एस से और एन से इक्वल डिस्टेंस पे है, और मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो सेम है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका सेम है, इसलिए उसकी जो वैल्यू रहेगी B1 और B2 की, दैट मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द एन पोल एंड मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू द एस पोल, दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि एस और एन पोल से दोनों भी इंडक्शन पॉइंट पी के पास इक्वल दूरी पर होने की वजह से दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा पी क्यू वेक्टर है इसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, और ये जो एंगल थीटा है उसके बाद ये भी एंगल थीटा रहेगा। ज्योमेट्री की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो B1 है इसको दो कंपोनेंट्स में मैंने रिजॉल्व कर दिया। एक है B1 साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है या अलोंग द लाइन OP है, और उसको दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमारा PR। तो PR के अलोंग B1 cos थीटा रहेगी, क्योंकि थीटा के बाजू में जो कंपोनेंट है वो B1 का वो B1 cos थीटा रहेगा, और उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो अलोंग द लाइन OP है वो B1 साइन थीटा है। उसी तरह से B2 ये हमारा दूसरा वेक्टर है B2, इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक रहेगा B2 साइन ऑफ थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर उसको आएगा B2 cos ऑफ थीटा। तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि B1 और B2 सेम है, इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अलोंग द PR दो कंपोनेंट्स हो गए हमारे B1 और B2 के, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन जो दोनों पोल की वजह से पॉइंट P के पास तैयार होगा उसको हमने B नाम दिया, या B इक्वेटर उसको बोलेंगे हम। तो B इक्वेटर की वैल्यू रहेगी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। यहाँ पे B1 और B2 सेम होने की वजह से यहाँ पे हम 2B1 cos ऑफ थीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि B2 की वैल्यू B1 डाल दी हमने, तो 2 टाइम्स B1 cos थीटा हो जाएगा। B1 की वैल्यू मुझे मालूम है और cos थीटा के वैल्यू हम फिगर से निकाल सकते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो OPN ऐसा ट्रायंगल ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मालूम है cos थीटा के वैल्यू जो है वो ON अपॉन NP ऐसे आएगी। ON की वैल्यू थीटा है, L है, सॉरी ON की वैल्यू L है, और हमारा जो NP है इसको डिवाइडेड बाय कर दिया हमने। NP की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ पे NP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो NP जो है हमारा ये, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रहेगा, क्योंकि वो पॉइंट से पॉइंट P ये R डिस्टेंस पे है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू NP स्क्वायर आएगा। तो NP की वैल्यू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगी। तो NP की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू L अपॉन NP है, तो L और डिवाइडेड बाय NP की वैल्यू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस टू 1/2 ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुटअप करने के बाद मुझे क्या मिलता है, देखो 2 टाइम्स B1 की वैल्यू है μ0 अपॉन 4 पाई QM डिवाइडेड बाय ये है हमारा NP स्क्वायर, और cos थीटा जो है उसकी वैल्यू है L अपॉन NP। तो यहाँ पे NP क्यूब हो जाएगा, देखो, या NP स्क्वायर और NP दोनों की वैल्यू हम डाल देते हैं। तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो ये है मेरा 2QML, 2QML, इसको M लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ μ0 अपॉन 4 पाई, ये लेता हूँ मैं 2 टाइम्स L, और ये रहेगा मेरा QM। तो इसके बजाय मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा लिख सकता हूँ। NP स्क्वायर की वैल्यू है हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो पुटअप कर देता हूँ, और NP की वैल्यू जो है वो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेस टू 1/2, ये हमने निकाली है ऑलरेडी वैल्यू। तो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हो जाएगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 3/2 पावर हो जाएगी। और इसके बजाय मैं ये स्मॉल m लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो इसके बजाय हम m लिख लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 3/2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मिला मुझे B इक्वेटर का।
तो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल when the point is taken at the equator। इक्वेटर के पास पॉइंट P लिया तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट डायपोल है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं स्पेशल केस में, फर्स्ट केस में फॉर शॉर्ट डायपोल ऐसा लिखूंगा मैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एल से तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ लिखनी पड़ेगी मुझे आर स्क्वायर, क्योंकि एल की वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगी। ये कंपैरिजन में एल की वैल्यू अगर स्मॉल है एज कंपेयर टू द आर तो एल निग्लिजिबल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू मैं आर स्क्वायर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा बी इक्वेटर फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया मेरा यम डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ, सो आर स्क्वायर रेस टू 3/2 हो गया। तो बी इक्वेटर का एक्सप्रेशन हो गया मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा मेरा यम अपॉन ये 2 कैंसिल हो गए आर क्यूब। ये फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल के लिए बी इक्वेटर का एक्सप्रेशन है। एक्सियल पॉइंट के लिए हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब ऐसा मिला था, और बी इक्वेटर के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। इतना ही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं फिर स्पेशल केस में कि बी एक्सिस का अगर मुझे एक्सप्रेशन मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है मेरा 2m अपॉन आर क्यूब। ऐसा फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल के लिए मुझे एक्सप्रेशन मालूम था, तो ये 2 मैं आगे ले लेता हूँ, इसके बजाय मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा बी एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये एक्सप्रेशन फॉर बी इक्वेटर है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये हो गया मेरा बी इक्वेटर, या इसको मैं बी इक्वेटर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स द बी एक्सिस ऐसा भी लिख सकता हूँ, या उसको 0.5 इंटू बी एक्सिस ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों में रिलेशन है। तो इससे हमें ऐसा पता चल रहा है अभी कि जो एक्सियल पॉइंट के पास आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी वैल्यू दुगनी रहती है या ट्वाइस रहती है, जबकि हम वो पॉइंट से या सेंटर ऑफ द मैग्नेट से पॉइंट पी आर ही डिस्टेंस पर इक्वेटर के पास लेते हैं। दैट मीन्स अलोंग द एक्सियल लाइन मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा और एक्सियल पॉइंट के पास कम रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास हमारी जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की पावर रहती है, जिसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। वहाँ पे हम लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड भी निकालते हैं। इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट के लिए डबल का तुम्हारा मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पॉइंट। जबकि हम सेंटर से दोनों को सेम डिस्टेंस पे लेते हैं, फिर भी इक्वेटर के पास मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू उसके हाफ टाइम्स रहती है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना आएगा। अब ये जो हमने निकाला है ये मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन हमें अब यहाँ से फिगर से पता करनी पड़ेगी। ये है मेरा साउथ पोल, ये है मेरा नॉर्थ पोल। तो जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है स्मॉल m की, वेक्टर m की, वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऐसे आएगी, ये हमें मालूम है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है। यहाँ पे हमने इक्वेटोरियल पॉइंट P के पास जो इंडक्शन निकाला उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट आ रही है, क्योंकि एक्सिस को ये जो मैंने रेड कलर से रिजल्टेंट डायरेक्शन दिखाई है PR, या उसको बी इक्वेटर ऐसा हमने नाम दे दिया है अभी। तो बी इक्वेटर जो है इसकी डायरेक्शन m के एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है। इसलिए अगर मुझे ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बी इक्वेटर इज इक्वल टू, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आगे मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो m वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है बी इक्वेटर की। बी इक्वेटर ये वेक्टर है और ये m वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हमें माइनस साइन देना पड़ेगा। तो पिछली बार दोनों की डायरेक्शन एक ही थी, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आया था। अब हमारा जो बी इक्वेटर है इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है हमारा, इसको एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है। उसकी डायरेक्शन हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, इट विल बी अपोजिट टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या ऐसा बोल सकते हैं इट विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर
एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये जो है वो इक्वेटर को परपेंडिकुलर लाइन है, जो रिजल्टेंट लाइन हमने दिखाई है ये अपोजिट टू द एम बी है और परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन जो है हमारी ये इसको। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट रहता है P, उसके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी वैल्यू, उसको tan B पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऐसा भी बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन लेने के बाद हम रुकते हैं अभी। थैंक यू।